मौसी का फोन आया था, ये बताने कि प्रकाश घर छोड़कर कहीं चला गया। जब से इंटर के नतीजे आए चलपति और सुजाता उदास दिखाई दे रहे थे। इकलौता बेटा घर से भाग गया तो वे पूरी तरह टूट गए। कुछ देर पहले ही माँ बाप की आशाओं को पूरी न कर सकने वाले लड़के को काउंसलिंग करके आई थी मैं। बस चलपति और सुजाता पर बहुत गुस्सा आया। पढ़े लिखे मूर्ख है, मन ही मन उन्हें कोसा। इस तरह के माँ बाप ज्यादा होंगे तो मानसिक रोगियों और छात्रों की आत्महत्याओं की संख्या भी बढ़ती ही जाएगी। सीमित परिवार, बड़े बुजुर्गों की दखल के बिना अकेले बच्चों को पालना और यह सोचकर छाती फुलाए फिरना कि बाकी सब बेकार है, हम ही अकेले हैं जो बच्चों की बेहतरीन परवरिश करते हैं। नन्हे बच्चों को कोई तकलीफ हो तो बताने के लिए दादी या दादी का न होना, ये सब सोचकर ही दिल बैठा जाता है। माँ बाप चाहते हैं कि जो कुछ वे हासिल न कर सके वह सब बच्चे हासिल करें, जिंदगी में ऊंचे उठें, नाम कमाएं और दोनों हाथों खूब पैसा कमाएं। इस तरह के हवाई महल खड़े करने वाले पति पत्नी की सोच मेरी समझ में नहीं आती। दूसरों से तुलना करके देखा वह पढ़ाई में कितना तेज है, तुझे किस बात की कमी है, सब कुछ तो दे रहे हैं। उस कोमल मन को चोट पहुंचाना, उस पर बोझ डालना, ये सब उनकी नज़र में प्रोत्साहन देना हो सकता है, पर ये तो निरा पागलपन के सिवा क्या है। बच्चों में इतना तजुर्बा नहीं होता कि वे बड़ों के हालात समझ सके। पर माँ बाप को क्या हो गया, कभी वे भी बच्चे ही थे ना। उनकी आशाओं के बोझ तले दबकर, उनकी बड़ी बड़ी मांगों से घबराकर बच्चे गलत कदम उठाते तो फिर तब क्यों इन पर गाज गिरता है। और ऐसे लोगों को देखकर बाकी लोगों में जरा भी बदलाव आता, उनसे सीख पाते नहीं। वे सोचते हमारा बच्चा ऐसा नहीं है, और वही गलती दोहराते जाते। मेरे पास ऐसे कई केस आते रहते हैं। उनको याद करने लगी। सर में दर्द शुरू हुई तो जाकर ठंडे पानी से नहाया और सिर भी धोया। बाल सुखाने बालकोनी में गई, हाथ में गर्म कॉफी का गिलास था। अंधेरा होने लगा और एक एक करके तारे निकल आए। मैं कॉफी का और आसमान का मजा ले रही थी, इतने में फोन की घंटी बजी। माँ का फोन। मौसी की बात को ही माँ ने दोहराया और कहा कि पास ही तो है उसका घर, जरा झांक आना, कुछ मदद हो सके तो कर देना। इकलौता बच्चा है, तेरी मौसी कह रही थी कि दोनों बहुत घबराए हुए हैं। एक ही शहर में रहते हो, ऐसे वक्त उन्हें मदद की जरूरत होगी। मैंने कहा नहीं जाऊंगी माँ, सुनकर ही चिढ़ होती है मुझे। कितने सारे बच्चे हैं जो माँ बाप की मूर्खता के शिकार हो जाते हैं, फिर भी बड़े चेतते नहीं। उसे ऐसे कॉलेज में डाल दिया, तब मैंने क्या कहा याद है? वह वैसे भी पढ़ाई में इतना तेज नहीं है, मेहनत नहीं कर सकता, फिर ऐसे कॉर्पोरेट कॉलेज भेज दिया अपने को। बिल्कुल दिमाग काम नहीं करता चलपति और उसकी बीवी का। मुझे गुस्सा आ गया। हैदराबाद में हमारे रिश्तेदारों की कमी नहीं, हमेशा किसी न किसी को कोई जरूरत पती ही रहती है। मदद न मांगने पर भी माँ का दिल करता है कि मदद के लिए जा पहुँचे। अगर उनके कहे अनुसार जीना हो तो खुद के लिए वक्त ही नहीं रह जाता। और वे नहीं जानती कि बिन बुलाए मदद करने जाओ तो आजकल उसे दखल देना कहते हैं। मैंने ये कहा तो माँ बुरा मान गई और बोली, देखो सबकी समस्याएं एक जैसी नहीं होती। वैसे भी यह बहस करने वाली बात नहीं है। अगर तुझे फुर्सत नहीं तो पिताजी के लिए कुछ इंतजाम करके मैं आ जाऊंगी। ऐसे वक्त उन्हें बड़ों का सहारा चाहिए। रात की बस पकड़कर निकलूंगी तो सुबह होते ही उनके घर पहुंच जाऊंगी। भगवान करे वह सही सलामत वापस आ जाए, तब सुनूंगी तेरा भाषण। क्या माँ, अभी तो आई हूँ अस्पताल से। आज मरीजों की भीड़ इतनी थी कि सिर फटा जा रहा है। अभी बैठकर कॉफी पीने लगी हूँ, कल सुबह चली जाऊंगी, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। पर उनके साथ जरा प्यार से। आगे माँ कुछ कहने जा रही थी। मैंने उनकी बात काटकर कहा, क्या मैं इतना भी नहीं जानती माँ? रोज 10-15 मरीजों का काउंसलिंग करती हूँ, पर तुम्हारे लिए तो मैं वही नादान लगती हूँ। और हंस दी। ठीक है बेटी, मैं तो सठिया गई हूँ, छोड़ो। हाँ कॉफी पीकर सो मत जाना, दही चावल खा लेना, ठंडक पहुँचाएगा। माँ ने फोन काट दिया। सुबह का अपॉइंटमेंट कैंसिल करके 8 बजे ही घर से चल पड़ी। 8:45 तक चलपति के घर पहुँच गई। अपार्टमेंट तीसरी मंजिल पर था। दरवाजा खुला था पर हाल में कोई नहीं था। डोर बेल बजाऊं या नहीं यही सोच रही थी, इतने में चलपति कमरे से बाहर आता दिखाई दिया। कान पर सेल फोन था। ठीक है भैया, हम ठीक हैं, परेशान मत होना, बाद में फोन करता हूँ, कहकर फोन काट दिया। माँ और मौसी ने फोन किया तो रहा न गया, चली आई। कुछ पता चला? मैंने कहा। शुरिया दीदी कल रात 11 बजे रेलवे स्टेशन में मिला, घर ले आए। मेरा सारा तनाव गायब हो गया। चलो अच्छा हुआ,
कितने घबरा गए थे हम। सोफा पर बैठते हुए उसकी आंखों की ओर देखा। आंखों में थकान तो थी ही, साथ ही कुछ और भी भाव था। सुजाता कहाँ है, पूछा, पर उसके जवाब देने से पहले सेल और लैंडलाइन दोनों बज उठे। एक पर बात करते करते दूसरा भी उठाया। मेरी ओर देखा और मुझे अंदर जाने का इशारा किया। उसकी बातें सुनते सुनते मैंने रसोई में झांक कर देखा। वहां कोई नहीं था। फिर सोने के कमरे का पर्दा सरकाकर वहां देखा। सुजाता अभी लेटी थी। कहीं सेहत तो नहीं खराब है, ये जानने के लिए माथा छूकर देखा। गरम नहीं था, पर वह जिस तरह लेटी थी और धीमी आवाज में खर्राटे भर रही थी, मुझे कुछ अस्वाभाविक सा लगा। चुपचाप बाहर निकलकर दूसरे कमरे की ओर बढ़ी। हाल में चलपति अभी भी फोन पर था। दूसरी ओर से आते सवालों का जवाब देने में मशगूल था। बेटा कब गायब हुआ, घर से क्यों चला गया, कहाँ मिला, ऐसे ही सवाल। दूसरे कमरे में पलंग पर दीवार से पीठ टिकाए बैठा था प्रकाश। खिड़की से बाहर देख रहा था। मेरे आने की आहट सुनकर मुड़कर देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। फोन पर हो रही अल्पति की बातें कमरे तक सुनाई दे रही थीं। मैं ही पागल था जो 1.5 लाख जमा किए थे। उससे कुछ भी नहीं होगा। उसके नसीब में मेरी तरह छोटी नौकरी लिखी हो तो क्या कर सकते हैं हम माँ बाप, कितना भी हाथ पैर मारे कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं बदलेगा। ठीक है, वह सब छोड़ो, वहाँ सब ठीक है ना। सुनते हुए मेरा मन करा उठा। अच्छा, तो फिर तुम क्यों गुमाश्ता ही रह गए? तुम्हें बेटे से जो आशा है, क्या तुम्हारे पिता ने तुमसे वह आशा नहीं की थी? तो फिर अपने पिता की इच्छा तुमने पूरी क्यों नहीं की? तुम तो कभी इम्तिहान में अव्वल नंबर पर नहीं आए, पर बेटा हमेशा अव्वल आए, यही चाहते हो, पर क्यों? मेरा मन चाहा कि चलपति और सुजाता से ये सवाल करूं। माँ बाप की अधूरी इच्छाएं, उनके बोझ तले छटपटाते बच्चे, सोचकर ही डर लगा, इन बच्चों को ये बातें कहीं गलत रास्ते पर न ले जाएं। प्रकाश की ओर देखा। चेहरा आवेग से तमतमाया था। मैं जाकर उसके पास बैठी और उसका हाथ अपने हाथ में लिया। उस पर मुझे बहुत तरस आने लगा। पापा के वक्त इतनी सारी परीक्षाएं और एंट्रेंस एग्जाम नहीं थे। वे कहाँ अव्वल आए थे कभी, पर मुझसे आशा करते हैं हमेशा अव्वल नंबर पर आऊं। हर वक्त पीछे पड़े रहते हैं कि 90 से ज़्यादा नंबर क्यों नहीं लाया। सुबह 4 बजे उठकर पने को कहा था या नहीं, बस जान के पीछे पड़ गए। रमेश को आईआईटी में सीट क्या आया, बस मरी जान खाने लगे दोनों। इसीलिए मुझे रमेश से नफरत है, आईआईटी से नफरत है, पढ़ाई से ही नफरत हो गई है। बिना मेरी ओर देखे प्रकाश ने अपने मन की सारी कड़ुआहट उगल दी। उसके सिर पर हाथ फेरते मैंने कहा, तेरी तकलीफ मैं समझ सकती हूँ प्रकाश, लेकिन बच्चों की बेहतरी चाहने वाले माँ बाप कुछ कहते तो। मेरी बात पूरी होने से पहले वह भड़क कर बोला, नहीं बुआ, यह मेरी बेहतरी चाहना नहीं। जो काम वे नहीं कर सके वह मुझसे करवाने के लिए जोर जबरदस्ती करना है। मुझ पर दबाव डाल रहे हैं ये। प्यार से उसका हाथ दबाते हुए मैंने कहा, कुछ दिन मेरे पास आकर रहो। तेरे फूफा जी भी बाहर गए हुए हैं, हम दोनों कुछ समस्याओं पर बात कर सकेंगे, क्या ख्याल है? टेढ़ी मुस्कान के साथ उसने पूछा, काउंसलिंग करना चाहती हो? उसे गौर से देखते हुए मैंने कहा, हम बड़ों को तुम बच्चों से काउंसलिंग लेना जरूरी है प्रकाश। सचमुच? मैंने घड़ी देखी, फौरन निकलना होगा। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, फिर मिलेंगे, और बाहर आई। देखा चलपति रसोई में था। क्या कॉफी बना रहे हो? मुझे नहीं पीनी, रुकने के लिए वक्त नहीं है, आज बहुत सारे अपॉइंटमेंट हैं, मैंने उससे कहा। हाँ जानता हूँ तू कितनी बिजी रहती है, सुजाता के लिए बनाया, आधा कप तुम भी पियो, कहकर प्याला मुझे पकाया। मैं थोड़ी हैरान हुई। वैसे चलपति रसोई में कभी नहीं जाता, सारा काम सुजाता ही करती है। आज बात कुछ अजीब है, इतने सारे फोन आ रहे हैं, फिर भी सुजाता यूं ही लेटी रही। और भी अचरज की बात ये कि चलपति उसके लिए काफी बनाकर ले जा रहा है। चलपति को मेरे चेहरे पर हैरानी दिखी होगी, इसलिए कहने लगा, 3 दिन से खाना नहीं खाया, रात को वह घर आया तो 2 कौर खाया, पर वह भी पेट में नहीं ठहरा। बोली कि छाती में जकन सी है। मैं दिन भर भाग दौड़ करता रहा, इसलिए गहरी नींद आ गई। सुबह आँख खुली तो बाहर आकर देखता हूँ कि वह उल्टी कर रही है। फिर चुपचाप जाकर लेट गई। जब सो गई तो मैं दरवाजा बंद करके आ गया। तब से फोन पर फोन आ रहे हैं, ये तो होना ही था ना, वह फीकी मुस्कान के साथ कहा। मुझे कहने को कुछ नहीं सूझा तो आंखों से ही सहानुभूति प्रकट करके काफी पीने लगी। अभी अभी उठकर बाथरूम गई है, काफी पीने से सुस्ती खत्म हो जाएगी, चलपति ने कहा। इस बीच अस्पताल से फोन आने लगे। मैंने फिर आकर सुजाता से मिलने का वादा किया और वहां से निकल आई।
सारा दिन मरीजों के साथ व्यस्त रही, पर दोपहर खाना खाते वक्त बचपन की यादों ने मुझे घेर लिया। गर्मी की छुट्टियों में मौसी के घर जाते थे। उनके बच्चों के साथ खूब खेलना, ऊधम मचाना, मासूमियत से भरे थे वे दिन। 50 साल भी पूरे किए बिना ही चल बसे थे मौसा जी। चलपति की 2 बड़ी बहनें हैं। उनकी शादी करानी थी, इसलिए चलपति को डिग्री खत्म करते ही नौकरी करनी पड़ी। आगे की पढ़ाई नहीं हो सकी। दोनों बहनें अच्छे घरों में ब्याही गईं, पर चलपति छोटी नौकरी में काम चलाओ वेतन पाकर जिंदगी की गाड़ी को ठेलते रहना पड़ा। मियाँ बीवी दोनों ने तय कर लिया था कि इकलौता बेटा ही काफी है। मौसी को दुख हुआ कि 2 बच्चों को पालने की स्थिति में चलपति नहीं है। 2 साल पहले मौसी की सेहत बहुत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए रखा गया था। तब 9-10 बार मैं मां के साथ मौसी को देखने गई थी। तभी प्रकाश को मैंने नजदीक से देखा और जाना। बाद में जब पता चला उसे बेस्ट ब्रेन स्कूल में भेज रहे हैं तो मैं झुंझुला उठी। प्रकाश पढ़ाई में ठीक है, पर आईआईटी कोचिंग जैसा कोर्स उसके बस की बात नहीं है। मैं जानती थी कि इस तरह उस लड़के पर बोझ डालने का नतीजा क्या होगा। चलपति से मैंने कहा भी, पर उसने बताया कि जो भारी भरकम फीस उसने भरी वह वापस नहीं दिया जाएगा, तो मैं चुप रह गई। उसके कुछ ही दिन बाद मौसी गुजर गई। एक ही शहर में रहने के बावजूद अपने अपने काम में व्यस्त रहकर हमें ज्यादा मिलने का मौका ही नहीं मिला। उसके बाद आज फिर उनसे मिली मैं। सुबह काम पर जाने की जल्दी में सुजाता से मिलना नहीं हुआ। सोचा काम खत्म करके फिर उनके घर जाऊंगी और सुजाता से मिलूंगी। अगर प्रकाश राजी होगा तो उसे अपने साथ घर ले जाऊंगी, वरना वहीं बैठकर उससे इत्मीनान से बात करूंगी। कल माँ से फोने पर बात करते वक्त गुस्सा किया था, पर यहाँ आकर इनसे मिलने के बाद पुरानी आत्मीयता जैसे फिर से लौट आई। उन्होंने मुझसे मदद नहीं मांगी, फिर भी उस घर में फैली निराशा का मूल कारण जानकर मदद करने की इच्छा हुई। प्रकाश के मन की पीड़ा को उसके माँ बाप समझ लें, इसके लिए मैं कुछ करना चाहती थी। जरूरत के वक्त काम न आने वाले रिश्तों का क्या फायदा। माँ के ये शब्द याद आए। शादी ब्याह में जाकर कुछ उपहार देकर दावत करके आना ही रिश्तेदारी निभाना नहीं होता है ना। आज हो सके तो उन तीनों के साथ बैठकर इस समस्या को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। जब तक मैं वहां पहुंचती चलपति दफ्तर से आ चुका था। सुजाता ने छुट्टी ले रखी थी। मेरी पहली कोशिश कामयाब हुई। हम चारों एक जगह इकट्ठा हुए। मैंने कहना शुरू किया, प्रकाश, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि तूने जो किया उसके पीछे तेरी कोई वजह जरूर होगी, पर हम भी उसके बारे में जानना चाहते हैं। अपने मन की बात सबको साफ साफ बता दोगे तो घर का माहौल हल्का हो जाएगा। सबके लिए यह अच्छा होगा। बता तूने ऐसा काम क्यों किया। मैंने पहले प्रकाश से बात की, पर उसने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। बार बार पूछने पर भी यही कहकर टाल दिया, आप नहीं जानती बुआ। इस तरह की बहस से कोई फायदा नहीं। कुछ देर की चुप्पी के बाद चलपति ने मुझसे कहा, छोड़ो दीदी, हम यह नहीं पूछेंगे कि उसने ऐसा क्यों किया, पर यह तो बताए कि आगे क्या करना चाहता है। इंटर में इसे जो अंक मिले उन्हें देखते हुए किसी भी अच्छे कॉलेज में दाखिला मिलने की उम्मीद नहीं कर सकता। मैनेजमेंट सीट खरीदने की मेरी हैसियत नहीं, तो फिर आगे की बात सोचनी पड़ेगी ना। मैंने प्रकाश की ओर देखा। उसके चेहरे पर तिरस्कार का भाव साफ नजर आया। क्या करने से यह आग बुझेगी। वे कौन सी परिस्थितियां थीं जिनके कारण उसे घर छोड़कर भागना पड़ा। अगर अब भी वैसी परिस्थितियां घर में हैं तो उन्हें दूर कैसे किया जाए। ये सब जानना हो तो उसके घर से भागने से पहले क्या हुआ, ये जानना जरूरी है। तभी यह उलझन भरी गांठ खुलेगी। प्रकाश के मुंह से जवाब उगलवाने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ी। एक बार कहना शुरू किया तो एक एक करके बहुत सारी बातें बताता गया। दूसरे लड़कों से उसकी तुलना करते हुए माँ बाप ने क्या क्या कहा, अच्छी कॉलेज में दाखिला दिलाने के लिए कितने लाख खर्च किए, कितना दबाव डाला, ये सब बताकर प्रकाश ने कहा कि उस दबाव की वजह से ही वह इम्तिहान में पूरा ध्यान लगाकर जवाब नहीं लिख सका। ये सब बताते वक्त उसकी आंखों से आंसू बह निकले। जब नतीजे आए तो उसके अंक देखकर सुजाता ने जो खरी खोटी सुनाई, जो अपमान किया, उसके बारे में प्रकाश के मुंह से सुनकर मेरा मन पसीज गया। प्रकाश ने कमीज से आंख और नाक पोंछते हुए तेज तर्रार आवाज में मुझसे कहा, बुआ, इन्हें बता दो कि मेरे लिए इतना पैसा न खर्च करें, मेरी वजह से तकलीफ न सही। मैंने तुरंत सुजाता की ओर देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव न देखकर मैं हैरान रह गई। चलपाती, क्या जवाब है तुम्हारा? मैंने धीमी आवाज में पूछा। क्या कहूँ, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, बस अब वह जो करना चाहे वही करे। चलपति ने इस अंदाज में कहा जैसे वह आगे इस बात पर बहस नहीं करना चाहता है। बहुत ही मुख्य पदवी से इस्तीफा देने वाले की तरह कहा उसने।
मैं फिर सुजाता की ओर मुड़ी और पूछा, तुम ये तो नहीं सोच रही हो ना मैं तुम्हारे घर के मामलों में दखल दे रही हूँ। सुबह तुम लोगों की हालत देखकर एक बार फिर तुम सबसे मिलना चाहा, इसीलिए चली आई। मैं समझ रही थी कि यह समावेश उन तीनों को पसंद नहीं आ रहा है, या कहूँ कि वे सोचते हैं इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। साड़ी की किनारी पर उंगलियां फेरते हुए सुजाता ने कहा, ऐसा क्यों सोचती है भाभी? आजकल कौन किसी के बारे में सोचता है, और तुम्हारी सलाह के इंतजार में तो इतने सारे लोग रहते हैं। हमारा ख्याल करके ही तो आप हमारे घर खुद चली आई। और वह बीच में ही रुक गई। अरे ये क्या, मैं क्या पराई हूँ जो तुम इस तरह की बातें कर रही हो? मैंने सोचा सब इकट्ठा बैठकर तसल्ली से एक दूसरे की बात सुने और समझें। प्रकाश की बात तो तुमने सुन ली, अब अपनी कहो, मैंने कोमल आवाज में कहा। सिर उठाकर सुजाता कुछ कहने ही वाली थी, पर नफरत से भरा बेटे का चेहरा देखकर रुक गई। फिर बोली, कहने को कुछ भी नहीं है भाभी, उसकी सारी बातें सच हैं। यह क्या बात हुई भला? उसकी उम्र ही कितनी है, उसकी तरफ से भी सोचो। हर किसी का अपना सामर्थ्य होता है, उसकी एक सीमा होती है, उससे परे की चीज वह हासिल नहीं कर सकता। आप लोग चाहते होंगे वह अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़े और बड़ा इंजीनियर या वैज्ञानिक बने। अगर उसके मन में ये सब करने की इच्छा, तेज दिमाग या लगन न हो तो यह संभव नहीं होगा। हम जिसे हासिल न कर सके और जिसकी हमें इच्छा है, उसे उसके सिर मना कहाँ तक ठीक होगा। और यह भी सोचने की बात है कि तुम दोनों एक ही बात को लेकर बैठ गए और उसे अकेलापन सताने लगा हो। ये घर, ये परिवार मेरा है, ऐसी भावना क्यों उसके मन से दूर हो गई? अब देखो। मेरी बात पूरी होने से पहले सुजाता हंसते हुए बीच में बोल पड़ी, हाँ भाभी, दुनिया यही सोचती है कि बच्चे और बूढ़े असहाय और कमजोर हैं और अधेड़ सब बलवान और निर्दयी हैं। उसकी बात सुनकर मैं पहले अवाक रह गई, फिर संभल कर कहा, ये कैसी बातें कर रही हो? ऐसा अब किसने कहा? दूसरों से हमेशा तुलना करते हो तो उसे बुरा लगता है। उसके स्वाभिमान को ठेस न पहुंचे इसका ख्याल हम ही को रखना है कि नहीं? आप सच कह रही हैं। उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाकर गलती की हमने। उसके क्लास में उसी की तरह मामूली मध्यवर्ग घरों से आए उसके बराबर के लड़के अच्छे नंबरों से आगे निकल रहे थे तो उनसे इसकी तुलना करना भी गलत था। जब ये कहता कि क्लास में ठीक से पढ़ाई नहीं होती तो ये पूछना कि फिर बाकी बच्चे इतना अच्छा कैसे कर रहे हैं। ... ये भी हमारी गलती थी। ये लेक्चरर को इडियट, स्टूपिड कहता और बेइज्जती से उनके बारे में कुछ कहने लगता तो टोकना भी ठीक नहीं था। मन लगाकर पढ़े और टीवी और वीडियो गेम्स में कीमती वक्त जाया न करे, ये कहना भी गलत ही था। सुजाता की आवाज में आवेग छिपा था, होंठ फड़क रहे थे, नाक लाल हो गई थी और आंखों में हल्की सी पानी की परत दिखाई दी। वह दीवार से पीठ टिकाकर जमीन पर बैठी थी और साड़ी भी सलवटों से भरी थी। वह सच में बहुत दुखी दिखाई दी। प्लीज सुजाता, मैंने ऐसा तो नहीं कहा ना। मैंने गलत और सही की बात ही कहाँ की। तुम्हें ये समझाने वाली मैं कौन होती हूँ? प्रकाश कोई बाहर का लड़का नहीं, तुम दोनों का अपना बेटा है। तुम्हारी जान उसी में अटकी रहती है। ऐसे में आज जो हादसा हुआ उसका सामना करना तुम दोनों के लिए कितना मुश्किल रहा होगा इसकी कल्पना मैं कर सकती हूँ। चाहे हालात कैसे भी हों, माँ बाप और बच्चों के बीच में हमेशा संपर्क बना रहना चाहिए। इसीलिए कह रही हूँ कि मिल बैठकर बात करेंगे। हम दो विरोधी दल नहीं हैं। एक दूसरे के नजरिए को समझने की कोशिश करते हुए इस उलझन को सुलझाएंगे। मैंने समझाने के अंदाज में कहकर चलपति की ओर देखा। वह कुर्सी पर बैठकर बाहर बालकोनी की तरफ देखते हुए हल्के हल्के मुस्कुरा रहा था। हाँ भाभी, वह हमारी जान जरूर है, पर हम यह नहीं जानते उसके मन में हमारे लिए क्या भावना है। हमेशा पेट से फल को पोषण मिलता है, फल से पेट को नहीं, है ना? तुम इतना कह रही हो, हालत सुधारने की भरपूर कोशिश कर रही हो, इसलिए हम बात करेंगे। मैं तैयार हूँ। 10वीं के बाद वह बेस्ट ब्रेयंस स्कूल में क्यों गया, किसके कहने पर गया, यह उसी से पूछे, सुजाता ने सीधे मेरी आंखों में देखते हुए कहा। मैंने प्रकाश की ओर सवालिया नजरों से देखा। वह चुपचाप दीवार की ओर देखता बैठा रहा। मियाँ बीवी दोनों ने तय कर लिया था कि इकलौता बेटा ही काफी है। मौसी को दुख हुआ कि 2 बच्चों को पालने की स्थिति में चलपति नहीं है। 2 साल पहले मौसी की सेहत बहुत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए रखा गया था। तब 9-10 बार मैं मां के साथ मौसी को देखने गई थी। तभी प्रकाश को मैंने नजदीक से देखा और जाना। बाद में जब पता चला उसे बेस्ट ब्रेन स्कूल में भेज रहे हैं तो मैं झुंझुला उठी। प्रकाश पढ़ाई में ठीक है पर IIT कोचिंग जैसा कोर्स उसके बस की बात नहीं है।
मैं जानती थी कि इस तरह उस लड़के पर बोझ डालने का नतीजा क्या होगा। चलपति से मैंने कहा भी, पर उसने बताया कि जो भारी भरकम फीस उसने भरी वह वापस नहीं दिया जाएगा, तो मैं चुप रह गई। उसके कुछ ही दिन बाद मौसी गुजर गई। एक ही शहर में रहने के बावजूद अपने अपने काम में व्यस्त रहकर हमें ज्यादा मिलने का मौका ही नहीं मिला। उसके बाद आज फिर उनसे मिली मैं। सुबह काम पर जाने की जल्दी में सुजाता से मिलना नहीं हुआ। सोचा काम खत्म करके फिर उनके घर जाऊंगी और सुजाता से मिलूंगी। अगर प्रकाश राजी होगा तो उसे अपने साथ घर ले जाऊंगी, वरना वहीं बैठकर उससे इत्मीनान से बात करूंगी। कल माँ से फोने पर बात करते वक्त गुस्सा किया था, पर यहाँ आकर इनसे मिलने के बाद पुरानी आत्मीयता जैसे फिर से लौट आई। उन्होंने मुझसे मदद नहीं मांगी, फिर भी उस घर में फैली निराशा का मूल कारण जानकर मदद करने की इच्छा हुई। प्रकाश के मन की पीड़ा को उसके माँ बाप समझ लें, इसके लिए मैं कुछ करना चाहती थी। जरूरत के वक्त काम न आने वाले रिश्तों का क्या फायदा। माँ के ये शब्द याद आए। शादी ब्याह में जाकर कुछ उपहार देकर दावत करके आना ही रिश्तेदारी निभाना नहीं होता है ना। आज हो सके तो उन तीनों के साथ बैठकर इस समस्या को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। जब तक मैं वहां पहुंचती चलपति दफ्तर से आ चुका था। सुजाता ने छुट्टी ले रखी थी। मेरी पहली कोशिश कामयाब हुई। हम चारों एक जगह इकट्ठा हुए। मैंने कहना शुरू किया, प्रकाश, मैं बिल्कुल मानती हूं कि तूने जो किया उसके पीछे तेरी कोई वजह जरूर होगी, पर हम भी उसके बारे में जानना चाहते हैं। अपने मन की बात सबको साफ साफ बता दोगे तो घर का माहौल हल्का हो जाएगा। सबके लिए यह अच्छा होगा। बता तूने ऐसा काम क्यों किया। मैंने पहले प्रकाश से बात की, पर उसने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। बार बार पूछने पर भी यही कहकर टाल दिया, आप नहीं जानती बुआ। इस तरह की बहस से कोई फायदा नहीं। कुछ देर की चुप्पी के बाद चलपति ने मुझसे कहा, छोड़ो दीदी, हम यह नहीं पूछेंगे कि उसने ऐसा क्यों किया, पर यह तो बताए कि आगे क्या करना चाहता है। इंटर में इसे जो अंक मिले उन्हें देखते हुए किसी भी अच्छे कॉलेज में दाखिला मिलने की उम्मीद नहीं कर सकता। मैनेजमेंट सीट खरीदने की मेरी हैसियत नहीं, तो फिर आगे की बात सोचनी पड़ेगी ना। मैंने प्रकाश की ओर देखा। उसके चेहरे पर तिरस्कार का भाव साफ नजर आया। क्या करने से यह आग बुझेगी। वे कौन सी परिस्थितियां थीं जिनके कारण उसे घर छोड़कर भागना पड़ा। अगर अब भी वैसी परिस्थितियां घर में हैं तो उन्हें दूर कैसे किया जाए। ये सब जानना हो तो उसके घर से भागने से पहले क्या हुआ, ये जानना जरूरी है। तभी यह उलझन भरी गांठ खुलेगी। अगर एंट्रेंस की परीक्षाओं में नहीं बैठना था तो फिर कोचिंग कॉलेज में दाखिले के लिए इतना हद क्यों किया था। पूछिए उसी से। 1.5 लाख फीस, किताबों और आने जाने के लिए स्कूल बस का 50,000। क्या हम जैसे मामूली नौकरी करने वाले इतना खर्च कर सकते हैं। हमने कहा भी था, घर के पास जो कॉलेज है वहाँ भी पढ़ाई अच्छी होती है, रिजल्ट अच्छे आते हैं, पर उसने हमारी बात मानी कहाँ। उसके स्कूल के दोस्त सब जहाँ जा रहे थे उसे भी वहीं जाना था। उनके पास खूब सारा पैसा है, हमारे पास क्या है। इस फ्लैट का लोन भी चुकाने की जिम्मेदारी सर पर है। रात दिन मेहनत करके किसी तरह निभाते आ रहे हैं। ऐसे में इसे बहुत जिम्मेदारी से पढ़ाई करनी है कि नहीं। आईआईटी या बिट्स पिलानी में पढ़ने की इतनी ही चाह है तो फिर खूब मन लगाकर पढ़ाई करना चाहिए था। तब पैसा खर्च करके भी उसे सीट न मिलता तो हमें इतना दुख न होता। जब मेहनत नहीं कर सकता था तो फिर ऐसे कोचिंग कॉलेज में जाने की जरूरत ही क्या थी। वह तो सुख सुविधाओं से भरा पड़ा कॉलेज है। एसी कमरे, सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक खुला रहने वाला सुपर लाइब्रेरी, कोई भी सवाल हो फौरन उसे हल करने वाले लेक्चरर। इस कॉलेज में जाने के लिए वह इतना जिद कर बैठा था कि हमें मनाने के लिए 2 दिन रूठकर खाना नहीं खाया। तो फिर बाद में मेहनत करने से क्यों जी चुराता रहा। मैं स्कूल से 4:30 बजे घर पहुंचती हूँ। उसके क्लास 1 बजे खत्म हो जाते हैं। 4 बजे तक लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ सकता था। कोई बात समझ में न आए तो लेक्चरर से पूछकर जान सकता था, पर नहीं, क्लास खत्म होते ही घर आ जाता। उसके बाद क्या करता रहता था ये वही जाने। मैं सुबह 4 बजे उठकर घर का काम, रसोई का काम निपटाकर उसका टिफिन तैयार करके देती थी, पर वह अक्सर वापस ले आता था। दोस्तों के साथ कॉलेज कैंटीन में कुछ भी खा लेता। पूछने पर कहता, पर पका दिमाग गर्म हो जाता है, जरा हुआ खाने कैंटीन चला गया तो क्या हो गया। सुजाता थकी आवाज में कहती गई जैसे इन सब की आदी हो चुकी हो। तब तक चुपचाप सुनता बैठा प्रकाश छत से उठा और वहां से जाने को हुआ। मैंने उसका हाथ पकड़कर रोका और कहा, ठहरो प्रकाश, हम जब बोल रहे थे तो तुम्हारे माँ और पिता ने चुपचाप सुनी थी ना,
तो फिर वे जो कहना चाहते हैं उसे हमें भी सुनना चाहिए कि नहीं? 1 मिनट के बाद सुजाता के चेहरे पर विरक्ति से भरी मुस्कान आई। वह फिर कहने लगी, उस कॉलेज में ज्यादातर बच्चे अमीर घरों से हैं। बाकी जो कुछ बच्चे हैं वे किसी लक्ष्य को पाने के लिए रात दिन मेहनत करने की ठानकर वहां भर्ती हुए थे, और हम इन दोनों में से किसी भी वर्ग में नहीं आते। हमारे बहुत समझाने के बावजूद वह नहीं माना, वहां भर्ती कराने तक सत्याग्रह करता रहा। हमारे लाड प्यार का फायदा उठाया और हमें ब्लैकमेल किया। खूब जी लगाकर पाऊंगा ये वादा किया था, पर वादा निभाने की जरूरत नहीं समझी इसने। उसका कोर्स प्राइमरी टीचर मेरी समझ में आने से रहा। पेरेंट टीचर मीटिंग में जब भी जाते हमें खाली कापियां और उत्तर पत्र दिखाकर लेक्चरर जो सवाल पूछते हमसे उनका जवाब नहीं देते बनता था। अवाक रह जाते। प्रकाश से पूछा तो उसने कहा स्कूल में सीबीएसई के सिलेबस और यहाँ के सिलेबस में बहुत फर्क है। उसे सीखने में वक्त लगेगा और मैं जल्दी सीख जाऊंगा। हम भी इन बातों को ज्यादा जानते नहीं हैं। उसकी बात पर यकीन करते रहे। दूसरे लड़कों के साथ बने और स्पेशल क्लास का बहाना करके कई बार फिल्म देखने या घूमने चला जाता था। हमने कितने प्यार से पाला था, उस पर कितना यकीन किया था, फिर हमसे झूठ बोलने की जरूरत ही क्या थी? सुजाता की पीड़ा को मैं समझ रही थी। मुझसे कुछ जवाब देते नहीं बना। प्रकाश कुर्सी पर बार बार पहलू बदल रहा था, उसे बेचैनी महसूस हो रही थी। कुछ देर वहां चुप्पी छाई रही। फिर सुजाता ने कहना शुरू किया, सब कहते हैं बच्चों को दूसरों का उदाहरण देकर उनसे तुलना करना गलत है। मैं भी यही सोचती थी, पर मैंने बचपन में सुना था, स्पर्धया वर्धते विद्या। किसी से भी अच्छी बातें सीख सकते हैं, प्रेरणा पा सकते हैं। पर आजकल के बच्चे सलाह को भी जबरदस्ती समझने लगे हैं। बच्चे कुछ गलत करें तो उन्हें डांटने से माँ बाप खुद घबराते हैं। मनोविज्ञान कहता है बच्चों को आज़ादी मिलनी चाहिए, उनका विकास स्वाभाविक रूप से होना चाहिए। पर ये सारे प्रयोग वे दूसरों के बच्चों पर ही करते हैं। अनुशासन में रहना, मन को काबू में रखना पते बच्चों को कितना जरूरी है, ये तो कोई सोचता ही नहीं। कुछ दिन बाद शायद अमेरिका की तरह बच्चों को डांटने पर माँ बाप को यहाँ भी जेल भेज देंगे। मेरी दीदी का बेटा घर के काम में उसकी मदद करता है और पढ़ाई में भी तेज है। और एक ये है कि माँ कितना भी खटे कुछ परवाह नहीं। कभी कोई छोटा मोटा काम करने को कहती तो लंबा भाषण देने लगता है कि कॉलेज की पढ़ाई करके मैं बहुत थक गया हूँ और भी बहुत सारा होमवर्क भी करना है। हम उसकी तुलना किसी से करें तो गलत करते हैं, पर वह हमें ताने दे सकता है कि संदीप ने नए स्पोर्ट्स शू खरीदे या बॉबी ने अपना जन्मदिन पिज्जा हट में मनाया या सुधीर रोज बेंच गाड़ी में स्कूल आता है। सुजाता एक पल के लिए रुकी तो चलपति बीच में बोल पड़ा, रहने भी दो ना, ये कहानी तो जल्दी खत्म नहीं होने वाली। एक दिन की कहानी थोड़े ही है, 2 साल का एक्शन, रिएक्शन और इनएक्शन की दास्तान है। आज के लिए बस करते हैं, काफी पीकर कुछ और बात करते हैं। और उठ गया। ये सब सुनकर मैं उबने न लगूं। एक तरफ ये डर और दूसरी तरफ इतने दिनों बाद अपने मन का दुख बेटे की समझ में आए इस बात की आतुरता, दोनों चलपति के चेहरे पर साफ नजर आ रहे थे। चलपति उठकर रसोई की ओर जाने लगा तो सुजाता ने कहा, अपने भाई को देखा आपने? सारे बाल झड़ गए और गंजे होने लगे हैं। नींद पूरी न होने से आंखों के नीचे काले साए। ... देखा कितने कमजोर हो गए। दफ्तर के काम के बाद शाम को पार्ट टाइम दूसरी नौकरी भी करने लगे हैं। रात का खाना खाने घर आने की भी फुर्सत नहीं मिलती तो वहीं होटल में कुछ नाश्ता कर लेते हैं और रात 10 बजने के बाद घर आते हैं। और मेरी प्राइवेट स्कूल की नौकरी तो आप जानती हैं कैसी होती है। अब वह 18 का हो गया, वोट डालने लायक उम्र हो गई। नेता चुन सकता है, पर आप जैसे बुद्धिमानों की नज़र में असहाय है। माँ बाप की हिंसा का शिकार मासूम बच्चा है। और वह भी यही सोचता है। चलपति ने उसकी बातें सुन ली तो दौड़ता आया और घबराया सा बोला, क्या है सुजाता, क्या बात कर रही हो? ठहरो चलपति, उसे कहने दो। मैंने रोका। वह चाहता है 50 साल का पिता और 40 साल की माँ उसकी सारी जरूरतें पूरी करें, तो फिर परिवार के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? ये सवाल क्यों नहीं आता उसके मन में? पैसों की बात नहीं कर रही हूँ। दिन भर हड्डी पसली एक करके देर रात घर पहुँचने वाले पिता से प्यार से 2 बोल नहीं बोल सकता। इस छोटे से काम से उन्हें कितनी खुशी मिलती। कितना भी पढ़ाई में डूबा हो, थककर घर आए को एक गिलास पानी तो दे सकता है ना? उनके हाथ से बैग ले सकता है ना? कुछ भी तो नहीं करता। अमेरिका के बच्चों की तरह आज़ादी तो चाहिए, पर उनकी तरह 16वें साल से आत्मनिर्भर बनना नहीं चाहता। हमेशा ताने मारता रहता है कि फलां के पिता बहुत अमीर हैं, किसी की मम्मी खुद गाड़ी चलाकर आती है और बेटे को स्कूल छोड़ती है। कोई बहुत मॉडर्न और स्टाइलिश है,
कोई पिता सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया से बेटे के लिए अच्छे अच्छे तोहफे लाकर देते हैं। इस फहरिस्त का अंत ही नहीं। एक बार कॉलेज में पेरेंट्स मीट के लिए गए तो इसे हमारे साथ बैठने में शर्म आ रही थी। हमारी बारी आने तक गलियारे में ही चहलकदमी करता रहा। हमने वजह पूछी तो असली बात मालूम हुई। खींच कर बोला, तुम ऐसे बहन जी की तरह क्यों आती हो मम्मी? अच्छे कपड़े पहनकर स्टाइलिश क्यों नहीं दिखती? मैं अवाक रह गई। सुजाता के वाक प्रवाह में बहती जा रही थी मैं। थोड़ा रुककर उन दोनों को गौर से देखा। सचमुच दोनों बहुत बदल गए। अपनी उम्र से लगभग 10 साल बूढ़े दिख रहे थे। बचपन में माँ और दादी मुझसे भी अक्सर कहती रहती थीं कि दूसरों को देखकर अच्छे गुण सीखो। उनकी बातों पर गौर करके अच्छी बातें जहाँ भी दिखाई देती सीख लेते थे। आज के बच्चों के आगे किसी की तारीफ करना या किसी से तुलना करना गुनाह है। हमेशा अपने बच्चे की तारीफ करते रहें, छोटी सी सफलता पर भी खूब तारीफ के पुल बांधें। फिर ये दूसरों से क्या सीखेंगे? कभी गलती से कुछ कह दिया तो घर से भाग जाएंगे। और भी कुछ कर सकते हैं, तब बच्चा भी नहीं रहेगा और लोगों की सहानुभूति भी नहीं मिलेगी। सब हम ही को दोषी मानेंगे। इतने साल परवरिश करके बड़ा किया फिर भी कोई सलाह भी नहीं दे सकते, मन की बात कह नहीं सकते। एक बात बताए भाभी, आज माँ बाप बच्चों को इतनी छूट दे रहे हैं ना, क्या इसका नतीजा हमेशा अच्छा ही होता है? क्या आप जानती हैं कई माँ बाप बच्चों से डरते हुए जी रहे हैं। माँ बाप का बच्चों से रिश्ता इतना नाजुक हो गया कि छूते ही चटक जाए। उसकी जिंदगी अच्छी तरह कटे, इसीलिए खुद मुश्किलें सहकर भी हमने उसकी पसंद की कॉलेज में सीट दिलाया। हमारा यह उद्देश्य बिल्कुल नहीं था कि कल वह बड़ा इंजीनियर या अफसर बन जाता तो हम गर्व महसूस करेंगे, या अपनी अधूरी इच्छाओं को उसके सर मने का भी हमारा इरादा नहीं है। बाहर धक्के खाते हुए, तनाव का सामना करते हुए बड़े जतन से पालते हैं। ऐसे में बच्चे हमारा तिरस्कार या अपमान करेंगे तो जिंदगी कड़वी लगने लगती है। फिर भी हम जिंदगी से कहीं भाग भी नहीं सकते। अगर उसकी जगह हम घर से भाग जाते तो क्या वह हमें ढूंढकर घर वापस लाने के लिए इतनी तकलीफ उठाएगा? क्या कहती हैं आप? सुजाता ने होठों पर मुस्कान लाते हुए कहा। वह मुस्कान खुशी की नहीं बल्कि उदासी से भरी थी। वह मेरे दिल को घायल कर गई। इतने में चलपति ट्रे में कॉफी के प्याले लाया। पहले प्रकाश के पास जाकर कहा, बोनवीटा का कप ले ले बेटे। प्रकाश ने आंखें उठाकर अपने पिता को देखा। उसकी आंखें नम थीं और शीशे की तरह चमक रही थीं। अपना कप लेते हुए, आई एम सॉरी पापा कहने लगा तो गला रुंध गया, जैसे गले में कुछ अटक गया हो। पर आंखों से 2 मोती जरूर छू पड़े। मुंह से न कह सका, पर उसकी आंखों ने सब कुछ कह दिया। फिर उसने उसी भाव से अपनी माँ की ओर देखा। काफी पीकर कुछ देर यूं ही बैठे रहे। मैं घर जाने के लिए उठी तो बाहर तक आकर चलपति और सुजाता ने मुझे धन्यवाद कहा। मैंने आज उनसे जो सीखा, उसके लिए शब्दों में कृतज्ञता कैसे प्रकट की जाए ये समझ में नहीं आया तो मैं कुछ कहे बिना ही वहां से चल दी।